दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैं आपको केरल के बारे में, जिसका नाम अब केरलम हो गया है, उसकी राजनीति की कुछ दिलचस्प बातों को सामने रखने जा रहा हूं। कुछ ऐसी दिलचस्प कथा सुनाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि न सिर्फ आपको पसंद आएगी, बल्कि देश के अन्य सूबों के लिए, खासकर राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए प्रेरक भी होगी। और समझ में आएगा कि केरल कैसे अपने देश के बहुत सारे अन्य राज्यों से कई मामलों में डिफरेंट है। अभी आपने देखा होगा कि वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो अपने घर के लॉन में बैठे हैं, या पता नहीं कहाँ बैठे हैं, हो सकता है कोई गेस्ट हाउस हो या घर हो, मुझे लगा घर है। तो उस लॉन में बैठे हैं और कुर्सी पर और किताब पढ़ रहे हैं। वो एक मशहूर लेखक की किताब है, अंग्रेजी में लिखी किताब है। तो एक चीफ मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुका व्यक्ति, कई बार विधायक रह चुका व्यक्ति, अपनी पार्टी का एक प्रमुख व्यक्ति किताबों का शौकीन है। और शौकीन ये नहीं कि केवल कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की, बहुत ही ज्ञान से भरी हुई किताबें पढ़ते हैं वीडी सतीशन। किसी ने उनसे पूछा, पता नहीं किसी इंटरव्यू में, अभी याद नहीं आ रहा है, कि आपको लेखकों में कौन पसंद है। उन्होंने कहा ओरहान पामुक मुझे पसंद है। अब आप सोचिए, टर्की के विश्वविख्यात लेखक ओरहान पामुक उनके पसंदीदा लेखक हैं, नोबेल प्राइज विनर। तो इस तरह की उनकी पसंद है, अद्भुत नेता। और केरल में, जब से केरल एक राज्य के रूप में अवतरित हुआ, जब से वो एक राज्य बना, तब से जितने चीफ मिनिस्टर बने हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सब बहुत विशिष्ट थे, बहुत ही खास ढंग के लोग थे, सब अलग अलग पर्सनालिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सूबे की तस्वीर देखिए, उस राज्य की स्थिति देखिए। आपको बहुत सारे हिंदी क्षेत्रों में अलग अलग ढंग के मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हुए हैं, बहुत समझदार हुए हैं, बौद्धिक मिजाज के हुए हैं। लेकिन हिंदी प्रदेशों के मुकाबले केरल का चीफ मिनिस्टर, इवन तमिलनाडु का भी चीफ मिनिस्टर, और खासतौर पे केरल का चीफ मिनिस्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा है, ये एक समझने वाली बात है। एक तो जाहिर है, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है केरल का। हम सब जानते हैं कि लिटरेसी रेट में इंडिया का सिरमौर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 है, विकास की जो एक सुसंगत व्याख्या की जाती है दुनिया के किसी भी एजेंसी द्वारा, केरल सबसे ऊपर है भारत में। यूरोप के कई मुल्कों से कंपीट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल। ये बड़ा ताजुब होगा आपको ये सुनकर। और उस केरल में जो एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो ये कि वीडी सतीशन को सच पूछिए, आज बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 2 दिन पहले तक नहीं चाहती थी कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी में फैसला करने वाले जो लोग हैं, सभी चाहते थे, ज्यादातर लोग, कि केसी वेणुगोपाल ही जाएं। केसी वेणुगोपाल इसलिए कि कांग्रेस आला कमान के सबसे नजदीकी, विश्वास पात्र, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विधायक दल को भी मैनेज कर लिया था। वो स्वयं विधायक नहीं थे, सांसद थे, लेकिन विधायक दल जो केरल कांग्रेस का था, विधायकों में ज्यादातर लोग उनको पसंद करने लगे थे, सतीशन से भी ज्यादा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जो टिकट का बंटवारा हुआ कांग्रेस पार्टी में, वो तो केंद्र से होता है, स्टेट कमेटी जरूर देखती है। तो
सतीशन ने जितने लोगों को विधायक का टिकट दिलवाया उससे ज्यादा केसी वेणुगोपाल ने दिलवाया। वेणुगोपाल के दिमाग में पहले से ही बात थी कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनना है और चुनाव यूडीएफ जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो हमें मुख्यमंत्री का दावेदार बनना है, तो हमें विधायकों में अपना समर्थन चाहिए, क्योंकि मैं तो विधायक हूं नहीं फिलहाल, तो विधायक अगर समर्थन देंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और बात सही है, संवैधानिक पोजीशन यही है कि जिसको विधायकों का ज्यादा समर्थन मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कई बार संविधान तकनीकी तौर पे, संवैधानिक जो मान्यताएं हैं कई बार तकनीकी तौर पे वो सही होती हैं, लेकिन जनमानस के हिसाब से, राजनीति के जो व्यवहारिक और जमीनी जो मुहावरे हैं या जो जरूरतें हैं, समीकरण हैं, उनके हिसाब से कई बार दोनों में क्लैश हो जाता है। केरल में इस बार यही हुआ। केसी वेणुगोपाल का जो भाग्य है या नियति जो भी आप कह लीजिए, वो क्लिक नहीं कर पाई। कैसे? आम लोगों में सतीशन के प्रति ज्यादा समर्थन था। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जमीन से लेकर ऊपर तक, गांव से लेकर के राजधानी तक, उनमें सतीशन ज्यादा लोकप्रिय। जो कांग्रेस पार्टी के एलाई हैं उनमें सतीशन ज्यादा लोकप्रिय। जो राज्य के मतदाता हैं, सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र की बात नहीं उनके कर रहा हूं, पूरे राज्य में मतदाता जो कांग्रेस के हैं उनमें ज्यादा लोकप्रिय। वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव पहले जीते थे और इस बार प्रियंका जी जीती हैं, वहां के लोगों से बात कीजिए, सतीशन ज्यादा लोकप्रिय। तो सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया किसने? केसी वेणुगोपाल का जो संभावना थी उसको किसने रोक दिया? कांग्रेस आलाकमान। कोई ज्योतिष नहीं देखा, उसने देखा कि भाई जनता तो सतीशन के पक्ष में है, हम करें तो करें क्या? अगर इस आदमी का नहीं करेंगे तो फिर तो बगावत हो जाएगी और केसी वेणुगोपाल सरकार नहीं चला पाएंगे। एक और फैक्टर था कि यूडीएफ में एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग नाम सुनकर उत्तर भारत में लोग चौंक जाते हैं, अरे ये क्या है भाई, कौन सा संगठन है? ये तो जिन्ना साहब की पार्टी का भी इसी तरह का नाम था। तो ये कंफ्यूज करते हैं लोग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में बहुत ही सेकुलर किस्म का एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत महत्वपूर्ण उसका अवदान है। तो ये सभी जो संगठन हैं, चाहे वो केरल कांग्रेस के फैक्शंस हों जो यूडीएफ के पार्ट हैं, या कांग्रेस पार्टी यूडीएफ, सब के सब सतीशन के पक्ष में। तो ये मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये सतीशन जो मुख्यमंत्री बने हैं वो केसी वेणुगोपाल को मात उन्होंने दे दी, नॉट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप। कांग्रेस लीडरशिप ने देखा कि भाई जनता इनके साथ है, हम करें तो करें क्या, और जनता का पक्ष लेना पड़ा। ये कांग्रेस पहली पार्टी नहीं है केरल में जिसको ये करना पड़ा है। दोस्तों, हूबहू यही स्थिति पैदा हुई थी 2005 और 6 के बीच में। 2006 में केरल की विधानसभा का चुनाव हो रहा था और मैं तकरीबन केरल में 1997 में मैंने पहले यात्रा की थी। एक असाइनमेंट पर मैं गया था अपने अखबार की तरफ से। उन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी अखबार में काम करता था, हिंदुस्तान। तो क्वीन एलिजाबेथ आने वाली थी, तो उनके प्रोग्राम को कवर करने में गया था कोच्चि। ये 97 की बात है, बहुत पुरानी। तो फर्स्ट टूर मेरा केरल का 97 का था, लेकिन इसके बाद से मैं कई बार केरल गया और केरल मेरा बीट भी था, साउथ के कई स्टेट बीट में थे, तो मैं जाता था। चुनाव जब होता था कई बार मुझे भेजा जाता था, इसलिए भी भेजा जाता था कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे हमारे मित्र और जो संपादक थे वो अपने ही पसंदीदा पत्रकारों को हिंदी हार्टलैंड में लगाते थे, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। और मैं चूंकि उतना पसंदीदा नहीं था तो मुझे शंट कर दिया जाता था कि आप साउथ में जाओ, तो थोड़ा अखबार में उतनी जगह साउथ के कवरेज को नहीं मिलती थी, तो ऐसा होता था। तो मैं एक बार क्या हुआ कि 2004 में तो मैं गया ही था चुनाव में, 2006 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी मुझे भेजा गया और संभवतः 2005 में भी एक बार मैं गया था किसी असाइनमेंट पर। तो 2006 में जब मैं गया तो
इलेक्शंस का जो माहौल था बड़ा ही दिलचस्प था। पिनरई विजयन स्टेट सेक्रेटरी थे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, और बहुत ही ताकतवर स्टेट सेक्रेटरी थे सीपीएम के। आई थिंक पोलिट ब्यूरो में भी थे। और सीपीआईएम के उस वक्त के ऑल इंडिया जो जनरल सेक्रेटरी थे वो भी केरल मूल के थे। उनका नाम था प्रकाश कारत, जो अभी भी हैं। प्रकाश कारत और वृंदा कारत की जोड़ी आप जानते ही हैं, वाइफ हस्बैंड हैं। दोनों सीपीएम के बड़े जुझारू नेता, बड़े ताकतवर नेता हैं। तो प्रकाश कारत भी केरल के बैकग्राउंड के हैं और पिनरई विजयन से उनके रिश्ते बहुत अच्छे। बताया जाता है कि उनको ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनवाने में भी केरल की जो पार्टी यूनिट थी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने भी पिनरई विजयन को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाने की बात का समर्थन किया था, ऐसा पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया। लेकिन जनता केरल की पिनरई विजयन को नहीं चाहती थी। पार्टी जरूर चाहती थी, जनता चाहती थी कि उनके पसंदीदा लाडले जो पार्टी नेता हैं, जिनको अपार जनता की मोहब्बत मिलती है, वो है वीएस अच्युतानंदन। तो लोग चाहते थे कि वीएस अच्युतानंदन मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीपीएम ने प्रबंध कर दिया था, जो पार्टी की ताकतवर कमेटी थी, कि अच्युतानंदन को टिकट ही ना मिले। तो जब विधायक नहीं बनेंगे तो कहां से चीफ मिनिस्टर बनेंगे? सीपीएम तो कांग्रेस की तरह नहीं है, बहुत टाइट अनुशासन की पार्टी है। अंततः हुआ यह कि जनता ने बगावत कर दी और सीपीएम के अंदर बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल था। सीपीएम का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कोच्चि का हो या तिरुवनंतपुरम का हो या मालापुरम का हो, एलपी का हो, कहीं का भी हो, हर जगह एक तरह से वीएस अच्युतानंदन के पक्ष में पोलराइजेशन होने लगा, पार्टी के अंदर और सड़क पर भी। और ये केवल केरल में नहीं हुआ, केरल के बाहर भी हुआ और देश के बाहर, मलेशिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, दुबई में हुआ, सऊदी, तमाम जो जहां जहां केरलाइट थे वहां वहां से आवाज आने लगी कि हमारा नेता कैसा हो, वीएस अच्युतानंदन जैसा हो। मैंने कुछ ही स्टाइल में मलयालम में वो लोग अपना नारा लगाते थे और भेजते थे, पोस्टर्स निकलते थे। अद्भुत समा बच गई। वीएस अच्युतानंदन 80-81 साल के थे उस समय, 81 संभवतः, बुजुर्ग थे लेकिन बहुत ही स्वस्थ थे और उनको टिकट तो देना ही पड़ा। वैसे भी बहुत बड़े नेता, और विजयन स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वीएस अच्युतानंदन टिकट पाए और वो टिकट, जहां तक मुझे याद है, मैं गया भी था उनके साथ जब मैं कर रहा था, ये मालमपुजा, इस सीट से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, दैनिक हिंदुस्तान में इंटरव्यू छपा भी था। और दिलचस्प बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पूरे 5 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद पर काम किया। दिलचस्प कार्यकाल था, बहुत ही मीनिंगफुल कार्यकाल था उनका। और इसके बाद 5 साल के बाद सीपीआईएम चुनाव हार गई, यूडीएफ आ गई। और आपको बताएं कि उस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उन्होंने 5 साल काम किया। तो इतने बुजुर्ग व्यक्ति और सक्रिय ढंग से उन्होंने काम किया। अब वही स्थिति है, अजीब तरह की, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाव है, थोड़ा सा अंतर है। 101 वर्ष की अवस्था में वीएस अच्युतानंदन जी का निधन हुआ। 101 वर्ष की अवस्था में पिछले साल जुलाई महीने में 2025 के, और वो लगातार सक्रिय रहे। हालांकि 2011 के बाद जो 5 साल रहे और इसके बाद फिर उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने को थोड़ा सा अवकाश लिया, और लेकिन पार्टी को हमेशा समर्थन देते रहे, पार्टी को सलाह देते रहे। तो ये स्थिति है। तो एक तो केरल में लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। नेता इतने जल्दी बुजुर्ग नहीं होते, काम करने की क्षमता उनकी बरकरार रहती है। अभी पिनरई विजयन लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, चीफ मिनिस्टर तो अब रहे नहीं, अब सतीशन चीफ मिनिस्टर होंगे। तो पिनरई विजयन के भी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद और चुनाव पार्टी के हारने के बाद
उनके लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर भी बहुत नाराजगी जाहिर की जा रही है। बहुत सारे हलकों में कहा जा रहा है कि भाई ये आदमी 81-82 साल की उम्र में क्यों बन रहा है, इतनी उम्र हो गई। बात सही है, लेकिन वीएस अच्युतानंदन के मुकाबले पिनरई विजयन उतने सक्रिय और डायनेमिक और उतने स्वस्थ नहीं दिखते। हो सकता है कि अंदर से बहुत स्वस्थ हो, लेकिन जो उनकी चाल ढाल या बोलने का अंदाज है वो वीएस अच्युतानंदन जैसा नहीं है। वीएस का मैंने इंटरव्यू किया था और उस अवस्था में किया था जब 81-82 साल के थे। वो जवान की तरह बोलते थे और चलते थे। माय गॉड, इलेक्शन में मैंने उनको देखा है, चुनाव क्षेत्र में वो चलते थे तो बहुत सारे नौजवानों को उनका पीछा करते हुए बहुत मुश्किल होती थी कि कैसे उनके पास चले, उनके नजदीक कैसे पहुंच जाए। तो वो अलग अलग व्यक्ति थे। लेकिन पिनरई विजयन को अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है पार्टी की तरफ से कि वही लीड करेंगे पार्टी को। इस पर पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, जो मुझे जानकारी मिली और अन्य हलकों में भी है। अब जैसे देखिए के एन बाल गोपाल उनकी पार्टी में है, 61 साल के हैं, वो बनाए जा सकते थे। वो थोड़ा उनके पास और अनुभव भी है, पार्टी का बड़े नेता हैं। इसके अलावा आप देखिए सजी चेरियन है, वो स्टेट सचिवालय के सदस्य हैं, वो भी 60-61 के होंगे। और तो और पिनरई विजयन के अपने दामाद सन इन लॉ मोहम्मद पीए रियाज साहब, ये रियाज साहब जो हैं उनके सन इन लॉ हैं, ये भी चुनाव जीत के हैं, पहले मिनिस्टर ये भी थे। ये भी बन सकते थे लीडर अपोजिशन, लेकिन पता नहीं क्यों पिनरई विजयन पर ही पार्टी ने दांव लगाया है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आपको बताऊं कि बगावत जो सीपीएम में हुई थी, एक तरह से बगावत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक जबरदस्त पोलराइजेशन, जबरदस्त मोबिलाइजेशन वीएस के पक्ष में कि नो पिनरई विजयन, हमारा चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ही, अरे वीएस अच्युतानंदन ही बनना चाहिए, और बन गए। तो सतीशन में और मिस्टर अच्युतानंदन में एक समानता है कि दोनों को पार्टी में समर्थन मिला और जनता में समर्थन मिला और जनता के दबाव में पार्टी को स्वीकार करना पड़ा। तो ये आज का मेरा कार्यक्रम रहा दोस्तों, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और चलते चलते फिर एक बार कहेंगे कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल एक जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म है। पत्रकारिता ही मेरे चैनल पर, इस यूट्यूब पर आप देखेंगे और उसका एक मैं मॉडल आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। नमस्कार।